हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 की, जो कि ज्योग्राफी होगा। ये चैप्टर जल है। ये चैप्टर कितना है तो 5 है। ये क्या है, ज्योग्राफी है। ये 7 क्लास का ज्योग्राफी है दोस्तों। कौन सा क्लास का, तो 7 क्लास का है। और हिस्ट्री 6 क्लास और 7 क्लास दोनों का हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा नहीं देखे हैं तो। और फिर 6 क्लास का ज्योग्राफी भी ख़त्म हो चुका है। और ये 7 क्लास का ज्योग्राफी है। और ये 5वां चैप्टर है, ठीक है ना। कितना चैप्टर है दोस्तों, तो ये 5वां चैप्टर है। आज इसे भी ख़त्म करेंगे और फिर 3 और बच जाएगा, 3 या 4 बच जाएगा, तो उसको भी हम लोग बहुत जल्द ख़त्म करेंगे। उसके बाद 8 क्लास को स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर के साथ में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एक एक लाइन से यहीं से पूछा गया है। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो क्या होगा कि क्वेश्चन आंसर करने में प्रॉब्लम होगा। और अगर क्वेश्चन आंसर करेंगे और एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो क्या होगा कि उसमें याद आ जाएगा कि हाँ यही चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जल के बारे में सोचने पर क्या है, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क के क्या चित्र बनते हैं, मतलब मस्तिष्क में क्या चित्र बनता है जब जल के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं दोस्तों। और दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, जो जमा हुआ गड्ढा में रहता है जल, वो क्या हो जाता है दोस्तों, तो दोपहर तक वो गायब हो जाता है, ठीक है ना। और वह जल कहाँ चला जाता है दोस्तों, वह जल कहाँ चला जाता है, तो सूर्य की ताप के कारण जल वाष्पी हो जाता है। क्या होता है, सूर्य की ताप के कारण जल वाष्पी हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। क्या करता है, बादलों का वो रूप ले लेता है। और यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा हसीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। कहाँ पर, तो धरती या समुद्र पर नीचे गिर जाता है दोस्तों। और जिस प्रकार में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों और वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। क्या करता है, धरती के बीच में चक्कर लगाता रहता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर ये बादल को देख रहे हैं, ठीक है ना। और उसको जल चक्र कहते हैं दोस्तों। क्या है ये जल चक्र है, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी थल सला के समान है। क्या है, तो थल सला के समान है हमारी पृथ्वी दोस्तों। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है दोस्तों। जो पहले मौजूद था वही आज भी क्या है दोस्तों, तो मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। लवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है दोस्तों। क्या होता है, लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम और क्लोराइड होता है। क्या होता है, नमक, सोडियम और क्लोराइड होता है। ये खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है दोस्तों। क्या होता है, जो खाने में जो उपयोग किया जाता है वही ये क्या होता है, तो नमक होता है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए, ठीक है ना। तो एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दे। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाए। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, परंतु उसके चारों ओर छोटे पौधों के व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के, जार को बंद कर दे और पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। क्या होता है, जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। यहाँ पर देखिए वाष्पीकरण और ये वर्षण है और ये संघनन है। ये क्या है, ये एक जल चक्र है दोस्तों। क्या है, तो जल चक्र है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस चित्र को, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है उपमहाद्वीप, एशिया महाद्वीप है ये।
अफ्रीका महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, जो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये सबसे छोटा लास्ट में जो 7वां महाद्वीप है ये, ठीक है ना। और यूरोप क्या है दोस्तों, तो यूरोप है 6ठा महाद्वीप। और फिर एशिया सबसे पहला महाद्वीप है जो सबसे बड़ा है, और अफ्रीका उसका बाद दूसरा नंबर में कौन है दोस्तों, तो अफ्रीका है। उसका बाद फिर कौन है दोस्तों, तो उत्तर अमेरिका है। क्या है, तीसरा नंबर में उत्तर अमेरिका है। और फिर चौथा नंबर में कौन है दोस्तों, तो उत्तर अफ्रीका है, ठीक है ना। चौथा नंबर में कौन है, तो उत्तर अफ्रीका। और यूरोप है कितना में, तो यूरोप है अंटार्कटिका 5वां है, और यूरोप 6ठा में है, और ऑस्ट्रेलिया 7वां में है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये क्या है, तो ये दक्षिणी अंटार्कटिका है। क्या है, दक्षिणी अंटार्कटिका इधर है, और इधर उत्तरी अंटार्कटिका, ये महासागर है दोस्तों। क्या है, और ये इसका शेप कैसा है दोस्तों, तो इसका शेप है एस की तरह, ठीक है ना। इसका शेप कैसा है दोस्तों, तो एस की तरफ है, ठीक है। और ये हिंद महासागर है जो कि भारत के दक्षिण में है, ठीक है। और ये है प्रशांत महासागर दोस्तों, ठीक है। ये पूरी गोल है, यहाँ पर नक्शा में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ग्लोब देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है दोस्तों। कितना, तो 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है दोस्तों, थल की अपेक्षा जल क्या है दोस्तों, तो अधिक है। कितना है, तो 3/4 भाग जल है तो दोस्तों, ठीक है। और अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, मतलब अनेक देशों में जल की कमी का सामना करना पड़ता है। जैसे मेरा भारत में भी, मतलब जैसे हमारे भारत है तो हमारे भारत में भी जल का कमी होता है, ठीक है ना। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा जल कहाँ कितना परसेंटेज मिलता है दोस्तों, ये यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता क्या होता है दोस्तों कि 1000 ग्राम जल में मौजूदा नमक की मात्रा होती है। और महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रतिशत प्रति 1000 ग्राम है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, और तैराक इसमें पलाव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इस घनन बना देती है दोस्तों। मतलब यहाँ पर आसानी से तैर सकते हैं, डूबने की वहाँ डर नहीं है। क्या है, डूबने की डर नहीं है। वो आराम से वहाँ पर सो सकते हैं, ऐसा कि सो करके भी अखबार पढ़ सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। उसका बाद है कि साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें थोड़ा सा देखिए, 2 लीटर जल मान ले यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, और बर्तन से 12 चम्मच माप कर दूसरे कटोरे में रखे, और बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है दोस्तों। और जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। क्या है, उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है दोस्तों। ये पीने लायक ये जल नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। और कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूदा संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। और चित्र में क्या है दोस्तों कि इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं दोस्तों। और ये क्या है, तो ये 9 चम्मच बर्फ का छत्रक है, तो ये इस तरह से इसको दर्शाया गया है, ठीक है ना। ये अलवण जल का वितरण है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। अगर जीवन के लिए जल नहीं है तो जीवन अधूरी है दोस्तों। जब प्यास होने पर केवल जल ही हमारी प्यास को बुझा सकता है दोस्तों। जब प्यास लगेगा तो चाहे कितनों खाने अच्छा आ जाएगा, लेकिन फिर भी जल हम लोगों को पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जल नहीं पिएंगे तो प्यास बुझेगा ही नहीं,
ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि महासागरीय परिसंचारण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है दोस्तों। क्या होती है? जादुई सी अनुभूति होती है। कब? तो समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन और समुद्री पक्षी वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ समाहित करने वाली प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के वितरित महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है दोस्तों। यह कभी शांति नहीं रहता है। महासागरीय के जो जल है वो शांत नहीं रहता है, मतलब उछल पुछल करते रहता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए देख सकते हैं, ये प्रशांत महासागर है दोस्तों। क्या है? प्रशांत महासागर है। जल हमेशा ऐसे करते रहता है, ठीक है ना। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। क्या? तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने मार्च? तो 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल संरक्षण की विभिन्न विधियाँ के प्रबलित किया जाता है, ठीक है ना। 22 मार्च को क्या किया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर तरंगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लीजिए। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। क्या होती है? समुद्री सतह पर जब पवन बहती है तो तरंगे उत्पन्न हो जाती है, और जितनी ही तेज पवन बहती है दोस्तों, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। क्या होती है? होती जाती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए इस चित्र में, ठीक है। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। क्या करती है? तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इन्हें तरंगे कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इस तरंगे का ये चित्र है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ है पोताश्चर्य तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्चर्य नष्ट हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। जब तूफान में जो तेज वायु चलने लगती है तो क्या होता है? तरंगे उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है दोस्तों। क्या होता है? अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो सकता है दोस्तों। इससे परिणाम स्वरूप 15 लीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है। कितना? तो 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तो जिसे सुनामी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद है कि अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। कितना? तो 150 मीटर मापा गया था दोस्तों। और ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिक की गति से चलती है। कितना? तो 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है दोस्तों। और 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ दोस्तों। कब? तो 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में क्या हुआ? तो विनाश हुआ। और सुनामी के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में क्या है? द्वीप समूह में इंदिरा प्लाविट डूब गया था। क्या हुआ था? इंदिरा प्लाविट जो था वो डूब गया था दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि सुनामी पृथ्वी का तांडव। क्या है? सुनामी। अब ये पृथ्वी का तांडव देख सकते हैं यहाँ पर 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्चर्य तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ दोस्तों।
अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिक केंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। कितना? तो 9.0 मापी गई थी और भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। मतलब भारतीय जो प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल के अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक, कितना? 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। क्या हुआ? नीचे की दिशा में दोस्तों झुक गया और इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। क्या हुआ? उसी ओर बहने लगा। ठीक है ना। उसके बाद है फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल क्या होने लगा? तो हटने लगा और भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। क्या हुआ? वापस समुद्र तट की ओर लौटा। ठीक है ना। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया। कितना? तो 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया और जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है दोस्तों। किसका? तो व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप, क्या है? कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गया दोस्तों। क्या हुआ? कुछ पूर्ण डूब गया और भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा प्लाविट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से क्या हुआ दोस्तों? डूब गया। क्या हुआ? पूरी तरह से वो डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। क्या हुई? तो तरंगों की लंबाई कम हो गई दोस्तों और जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700-900 किलोमीटर घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई और समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रवाहित हुए और भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश तमिलनाडु और केरल और पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावी हुए दोस्तों। ठीक है ना। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है दोस्तों, मतलब पहले से जो भूकंप आने वाला है उसको संभव लगाना आसान नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। कितना घंटे? तो 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है दोस्तों। हिंद महासागर में क्या है? ऐसी सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है। मतलब प्रशांत महासागर में जितना आता है उसके तुलना में हिंद महासागर में कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। क्या होता है? तो भूकंपीय क्रिया बहुत कम होते हैं दोस्तों। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश दोस्तों। अब यहाँ पर इस चित्र को देखिए और यहाँ पर सोच सकते हैं कि विनाश कितना हुआ होगा। सोच सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो गया है, पूरा घर डूब जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की
कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति पहुंची दोस्तों। क्या हुई? अत्यधिक क्षति हो गई। ठीक है। उसका बाद है कि सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। मतलब जो तटीय क्षेत्र है उसमें जल तेजी से कमी आने लगती है। फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। मतलब धीरे धीरे वो तरंगी क्या होती है दोस्तों? उठने लगते हैं। ठीक है ना, उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर के दोस्तों वो क्या किया था कि अनचढ़े को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। मतलब वहाँ पर जो समुद्री जो उठ रहा था तरंगे, वहाँ पर क्या हुआ कि इंसान जाकर वहाँ पर देखने लगे थे। वहाँ से हटा नहीं बल्कि वो और सामने चले गए। ठीक है ना। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई दोस्तों। क्या हो गई? तो मृत्यु हो गई। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि ज्वार भाटा। दोस्तों क्या है ये? ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है दोस्तों। मतलब 2 बार उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है दोस्तों तो उसे भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। क्या करते हैं? तो ज्वार भाटे आते हैं जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है। जब पृथ्वी का क्या होता है? जल चंद्रमा के जब निकट हो जाता है दोस्तों तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकृषित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। क्या आते हैं? तो उच्च ज्वार आते हैं दोस्तों। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी में होते हैं और उस समय सबसे ऊंचा ज्वार उठते हैं। क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार उठते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधे में है। ठीक है ना। सबसे ज्वार उठते हैं उससे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उससे कहते हैं बृहत ज्वार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसे। ठीक है ना। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है दोस्तों। तो परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार भाटे को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लघु ज्वार भाटा कहते हैं दोस्तों। और उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी क्या करते हैं दोस्तों? तो मदद करते हैं। और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती है। क्या करती है? अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती है। ठीक है ना। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाली जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल है दोस्तों। नियमित रूप से बहने वाली जल है। धाराएं होती है, जल की धाराएं होती है। और महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडा हो सकती है। मतलब गर्म भी हो सकती है और ठंडा भी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। जैसे कि ये पृथ्वी है तो भूमध्य रेखा से यहाँ से क्या होती है? गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती है। और
एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ से उत्पन्न होकर के जैसे इधर जाती है फिर इधर आती है तो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। और ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। मतलब जैसे ठंडी जल धाराएं हैं वो यहाँ से उत्पन्न होने के बाद निम्न स्थानों की तरह आते हैं, ठीक है ना। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आते हैं, ठीक है, प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है। क्या होती है? जो लेब्राडोर है वो ठंडी जल धाराएं होती है दोस्तों, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं। कौन सा? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रवाहित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। जापान के आसपास व उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्या है? तो ये हमारे विषुवत रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा। अब जितना भी यहाँ पर रेड दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जितना भी रेड है, ये रेड वाला जो एरो दिख रहा है वो क्या है? तो वो है गर्म। क्या है दोस्तों? ये गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है ना। और फिर जितना ये जो ब्लू दिख रहा है दोस्तों, ये ठंडा जलधाराएं हैं। कौन सा धाराएं हैं? तो ठंडा जलधाराएं हैं, ठीक है, ठंडा है। और ठंडा किधर से उत्पन्न होता है दोस्तों? तो ध्रुवी की तरह से उत्पन्न होता है, मतलब उच्च अक्षांश से उत्पन्न होता है, उसके बाद निम्न अक्षांश की ओर आते हैं और ये निम्न अक्षांश से उत्पन्न होते हैं और ये उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ क्या है? तो ये है ठंडा जलधाराएं और रेड जो दिखाई दे रहा है दोस्तों वो है गर्म जलधाराएं, ठीक है ना। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट है कि जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है दोस्तों। क्या होता है? कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होता है दोस्तों। इससे एक दो क्वेश्चन नहीं, कितना क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद पता चलेगा कि इसमें कितना क्वेश्चन आया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।